दिख रहा है पीछे से? तो अभी जो आंसर आप लोग आंसर जो लिखे हैं क्वेश्चन जो अधिकांश लोग, तो उसमें से मैंने क्या कहा था कि जो है मार्क्स मार्क्स मिलेंगे वो 30% के आसपास, मैक्सिमम 30% तक ही मिलेंगे। मतलब 10 नंबर का पेपर है तो कितने नंबर मिलेंगे? क्वेश्चन है तो 3 नंबर तक मिलेंगे, राइट। और 3 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम जीएस में भी आपका जो है 50% तक क्वेश्चन में आंसर, सॉरी आंसर जो लिखेंगे उसमें 50% तक मार्क्स जो है आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 40 से 50% तक। क्योंकि एवरेज मार्क्स लगभग मान के चलो 40 से 50% के बीच में सभी के रहेंगे, चाहे टॉपर्स हो चाहे किसी के भी हो। तो कहने का मतलब 50% प्लस का टारगेट रखना है कि हर क्वेश्चन में आपका 50% तक मार्क्स मैं दे दूं, ठीक है। और मैं दे दिया तो यूपीएससी थोड़ा सा उसके आसपास, उससे ज़्यादा ही देगा, कम नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक का जो अनुभव रहा है कि मैं जो देता हूँ मार्किंग, उससे यूपीएससी ज़्यादा ही नंबर देती है, ठीक है, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 30% तक ये कॉमन है, कुछ तो लिखा है तो 2 नंबर 3 नंबर कुछ तो देगा ना नंबर। एकदम ही ब्लंडर किया तो काट करके 0 देगा, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर तो पकड़ा ही देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर, मैंने कहा आंसर लिखने के पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। समझोगे नहीं तो फिर आंसर लिखोगे तो कुछ भी लिख देते हो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना। हेडिंग आपकी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को ब्रेक करना है। तोड़ो क्वेश्चन को कितने पार्ट्स है, क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपका जो है, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने की तक की तत्परता की अपेक्षा करते हैं। तो स्टेटमेंट ही हो गया आपका जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पेट्रोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, है ना। खुद से समझना है, मैं तो समझा ही दूंगा, लेकिन खुद से भी दिमाग लगा के इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछा गया है वह देशभक्ति के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, पेट्रोटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, राइट। तो डेफिनेटली सेना के लिए, सैनिक के लिए डिफेंस क्षेत्र में जो सैनिक होते हैं जो देश की रक्षा करने में तत्पर है, उनके लिए देशभक्ति का मतलब क्या होता है कि देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए वह मौका मिलने पर अपनी जान देने को भी तैयार बैठे रहते हैं। उनके लिए देशभक्ति का मतलब यही हुआ कि जान चली जाए लेकिन हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आंच ना आए। ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उनके हिसाब से, तो इसके बारे में तो कुछ लिखना नहीं है। आगे क्वेश्चन है, आपके अनुसार दैनिक असैनिक लिखा हुआ है जीवन में, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, सिविल्स की बात कर रहा है। असैनिक का मतलब क्या हुआ, सामान्य जनता, सिविल लोगों के लिए, है ना। सिविल का मतलब होता है जो हम लोग आम नागरिक है ना। हम लोग आम नागरिक है, उन लोग भी नागरिक है, लेकिन वो स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाते हैं डिफेंस सेक्टर में जाने के पश्चात, सैन्य में आ जाते हैं आप क्या जो है कि नहीं। तो नागरिक के अंतर्गत सैनिक और सिविल दोनों आ जाएंगे, है ना। तो उनका एक अलग कैटेगरी है, मतलब है तो भी नागरिक, बट सैन्य नागरिक सैन्य क्षेत्र में है आपका जो है। सैनिक क्षेत्र होगा, असैनिक का मतलब सभी लोग आ जाएंगे, हम तुम, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के बाकी जितनी भी जनता है, वह आपका कोई भी काम करती हो, दलित वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सैनिक क्षेत्र के लोगों को छोड़ दो तो बाकी सब असैनिक क्षेत्र में आ जाएंगे। आपका किस में आ जाएंगे, आपका जो है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज पेट्रोटिज्म इम्प्लाई एवरीडे लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ विथ एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। पेट्रोटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे लाइफ, इसमें एक वर्ड और होगा इंग्लिश में आपका जो है कि एवरीडे, व्हाट डज पेट्रोटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे सिविल लाइफ है यहाँ पर आपका जो है, एवरीडे सिविल लाइफ। इंग्लिश में एक वर्ड छूट गया था, यहाँ पर इंग्लिश में है एवरीडे सिविल लाइफ,
तो सिविल लाइफ समझ रहे हो ना भाई, सिविल लाइफ नहीं समझोगे तो आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तो उनके लिए पेट्रियटिज्म का क्या मतलब है, उदाहरण के साथ तर्क देते हुए समझाइए, ये क्वेश्चन है। आगे बस समझ में। तो देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति का मतलब है कि देश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करना, देश के लिए आप कह जो कोई भी ऐसा काम ना करना जो देश के हितों के खिलाफ हो, है ना, देश के हित में जो कोई भी काम करो वह देश के हित में हो, देश के लोगों को नागरिकों को फायदा पहुंचाए, खुद को तो फायदा पहुंचाए लेकिन साथ ही साथ खुद का फायदा तो हो लेकिन देश का नुकसान हो तो वह देशभक्ति नहीं कहलाएगी, है कि नहीं। तो सैनिक लोगों के लिए देशभक्ति क्या होती है कि सैनिक लोगों का मुख्य काम क्या है, देश की रक्षा करना, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य आपके जो है खतरों से देश की रक्षा करना सैनिक का काम है। तो सैनिक के लिए देशभक्ति का सीधा सा मतलब है कि जान जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके हमारी जान भी चली जाए, मतलब सैनिकों की जान भी चली जाए लेकिन देश पर कोई खतरा ना आ सके, उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए देशभक्ति का मतलब ये हुआ। अब क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में, एवरीडे सिविल लाइफ में, मतलब प्रतिदिन के हमारे जीवन में देशभक्ति का मतलब क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, है ना। आराम से 250 वर्ड भी लिखना हो तो 250 वर्ड के बारे में सोचते क्या लिखना होगा। तो बताओ भाई तुम लोगों के लिए, है ना, एक तो देशभक्ति का ठेका सैनिकों ने थोड़ी ले रखा है, हर व्यक्ति हर नागरिक की जिम्मेदारी है देशभक्ति को व्यक्त करने की, देशभक्ति देश के भक्त के रूप में, राष्ट्र की सुरक्षा के रूप में काम करने के लिए जो है। तो आम नागरिक के लिए देशभक्ति का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट निकल के आया। कहने का मतलब इनका ये है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई अपने कार्य में लगा हुआ है ना, मिस्त्री है तो मिस्त्रीगिरी के काम में लगा हुआ है, सड़क बनाने वाला सड़क बनाने के काम में रखा हुआ है कि नहीं, टीचर टीचिंग के काम में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी कर्मचारी चपरासी से लेकर के आईएएस सेक्रेटरी तक, मुख्य सचिव तक, सब अपने काम में लगे हुए, मंत्री सभी लोग अपने काम में लगे हुए। तो यदि वे अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, समझ रहे हैं यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इनका कहने का मतलब इस सेंस में है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करे तो वह देशभक्ति कहलाएगी। आ रही ना बात समझ में। तो पहला पॉइंट जो इनसे निकला है, हालांकि हम उसको दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे सैनिकों का काम क्या होता है, देश की रक्षा करना। तो हमारा काम क्या है कि हम भी आपका क्या करें, देश के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना करे। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे देश की कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, तो उस कानून व्यवस्था का हर व्यक्ति ईमानदारी से पालन करे तो यह देशभक्ति कहलाएगी, है ना। कानून व्यवस्था का प्रत्येक व्यक्ति जो है ईमानदारी से पालन करे, कानून व्यवस्था का प्रत्येक नागरिक के द्वारा, व्यक्ति के स्थान पे नागरिक लिखेंगे तो सब आ जाएंगे। तो प्रत्येक सिविल नागरिक, चूंकि सिविल वर्ड यूज किया है, मैंने कहा ना जो किस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स यूज किया जाता है, किया रहता है, उसको भी आपको थोड़ा सा आंसर में बार बार ताकि उनको फील होता रहे कि हाँ आपने जो पूछा है उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिविल लाइफ लिखा हुआ है, असैनिक लिखा हुआ है हिंदी में, तो सिविल नागरिक या असैनिक नागरिक, वो वर्ड बार बार आना चाहिए आपका, सिविल नागरिक, या इसी को चूंकि वर्ड यूज किया हिंदी में असैनिक नागरिक। तो प्रत्येक असैनिक नागरिक का, सिविल नागरिक का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था का सही तरीके से क्या करे, आपका जो है सही तरीके से पालन करे, कोई भी उसमें उल्लंघन ना करे किसी भी प्रकार का। रेड लाइट है तो बाकायदा अपनी ड्यूटी समझे कि भाई रेड लाइट है तो मुझे आगे, तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक ये ग्रीन लाइट ना हो जाए। हर कोई अपनी जिम्मेदारी को, तो कानून व्यवस्था के संदर्भ में जो भी जिम्मेदारी है
यदि कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप बैठे देखते रहना देशभक्ति कहलाएगा क्या? वो भी देशभक्ति नहीं कहलाएगी। यदि कहीं पर किसी के द्वारा गलत किया जाए तो उसके विरुद्ध आवाज उठाए, ये देशभक्ति कहलाएगी। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? कि इंग्लिश में आपका क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी फॉलोड बाय ऑल द सिविल प्रॉपरली ऑनेस्टली बाय ऑल द सिविल सिटीजन्स। आगे बस समझ में? तो ये देशभक्ति होगी। दूसरा, यदि कहीं कोई गलत कर रहा है, कहीं पर कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, तो आपको वहां पे चुपचाप बैठे देखते रहना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है। अपने उसके खिलाफ क्या करें आप? आवाज उठाए, उसके खिलाफ आपस में मिल करके कोई आंदोलन तैयार करे। आ रही है बस समझ में? देशभक्ति यही कहलाएगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ हथियार लेके लड़ना ही नहीं होगा। यदि कुछ भी गलत हो रहा है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके देश में, कहीं पर भी कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है, अभी हम लोग क्या करते हैं? मेनू क्या करके चुप रहते हैं, है कि नहीं? कुछ भी गलत हो रहा है पड़ोस में या आजू बाजू रोड में चलते हुए, तो मेनू क्या, मुझे क्या लेना देना। जब तक खुद पे नहीं आती तब तक हम किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, हर नागरिक यही सोच करके। तो यदि कहीं पे गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है गलत, कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसके खिलाफ क्या करे? वह आवाज़ उठाए, एकजुट हो। अकेले संभव नहीं है तो वह क्या करे? एकजुट हो, उसका प्रयास करे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो इस तरीके से देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, है कि नहीं? सिर्फ शांति व्यवस्था बनाना सरकार का, सैनिकों का, पुलिस व्यवस्था का ही काम थोड़ी है, हमारा भी काम है। तो पहले तो खुद कोशिश करे या प्रत्येक नागरिक कोशिश करे कि उनकी तरफ से कोई उल्लंघन ना हो कानून का। और दूसरा, कहीं पर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आग गांधी के 3 बंदर टाइप के बैठे नहीं रहने, उसके खिलाफ आवाज उठाए, एकजुटता प्रदर्शित करे। आई ना बस समझ में? इसलिए कहा गया है कि यदि कहीं पे गलत हो रहा है तो उससे वो करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार वो होते हैं जो उसको देख करके शांति से बैठे हुए, है ना? यदि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए करने वाले व्यक्ति और उनकी हौसले बढ़ते हैं। जब करने वाले व्यक्ति को विरोध करने वाला नहीं है तो उनके हौसले क्या हो जाएंगे? बढ़ जाते। यदि पहली बार ही किसी ने गलत किया, उस समय तुरंत आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दो, तो अगली बार उस टाइप की गलती करने सामने वाला सोचेगा। लेकिन पहली बार सक्सेसफुल हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठाया, दूसरी बार उससे बड़ा कांड करेगा, है ना? समझ रहे हो भाई? इसलिए कहा जाता है कि आपका गलत करने वाले व्यक्ति से उतने ही जिम्मेदार है जो उसको चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, उन लोग भी उतने ही जिम्मेदार है। आ रही बात समझ में? तो एक तो ये हो गया आपका कानून व्यवस्था के संदर्भ में, क्योंकि सैनिकों का काम क्या होता है? देश में शांति स्थापित करना। तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदार कानून व्यवस्था को पालन करे और जो भी गलत हो रहा है उसका आवाज उठाए, तो देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी अपने आप। तो ये देशभक्ति का प्रतीक होगा, देशभक्ति कहलाएगी आपकी जो। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इन्होंने लिखा था कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति फिर से व्यक्ति के स्थान पे असैन्य नागरिक, सिविल सिटीजन्स, असैन्य नागरिक, सिविल सिटीजन क्या करे? अपनी जिम्मेदारियों का सत्यनिष्ठा के साथ पालन करे। तो ये देशभक्ति कहलाएगी। हर व्यक्ति यदि छोटे से लेके बड़ा काम करने वाला, जैसे आपका नीचे नाली साफ करने वाला सफाई कर्मचारी, वो भी अपने काम को ईमानदारी से करे, तो ये जो नालियाँ बरसात के दिनों में भरी पड़ी रहती है, जाम हुआ रहता है, वो जाम नहीं होगा, बाढ़ की समस्या नहीं होगी।
आ रही बात समझ में? कोई ना कोई तो उसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग यूं ही खाते हैं कुछ भी, रेपर कैसे कर देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, वो जा करके नाली वाली में जाके जमा हो जाता है, प्लास्टिक, नाली जाम हो जाती है, प्रदूषण फैलता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये काम यदि हम ईमानदारी से कि जहाँ पे डस्टबिन है वहीं पे डाल दे तो समस्या क्रिएट नहीं होगी। आरी बस में हर कर्मचारी, छोटे चपरासी से लेके बाबू से लेके कलेक्टर से लेकर के मुख्य सचिव तक अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पालन करे तो पूरे देश की जनता को उसका सही फायदा मिलेगा। तो उसके लिए, उनके लिए देशभक्ति यही हुई है ना। मेरे लिए देशभक्ति क्या है कि मैं कुछ भी गलत काम ना करूं जो जिससे देश का नुकसान हो, है ना। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ क्या करूं, फॉलो करूं, राइट। देशभक्ति कहलाएगी। अरे बस मंत्री हो चाहे विधायक, कोई भी मंत्री हो, पीएम हो, हर मंत्री, हर विधायक, हर एमपी, पंचायत का छोटा सा सचिव, सरपंच, पंच, ये लोग हर एक देशभक्ति के कंटेक्स्ट में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो डेफिनेटली क्या होगा, देश को फायदा होगा। आज ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर कोई मौके की तलाश में कहाँ से 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा ले। हर कोई, सबसे पहला यही होता है, गवर्नमेंट जॉब जाने का पहला ही उद्देश्य होता है, क्या होता है कि कहाँ से नंबर 2 की 2 एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है ना। कुछ जॉब को छोड़ दो, टीचिंग जॉब को छोड़ दो, है ना, वो भी थोड़ा बहुत कमाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं ठीक है, ढूंढने वाला जहाँ से ढूंढना चाहे तो। लेकिन फिर भी कई सारे जॉब ऐसे हैं जहाँ पे सिलेक्शन का, पुलिस में जाना चाह रहा है कोई तो पहला दिमाग में तो रहेगा एक कोने में कि फालतू के पैसे कमाने, है कि नहीं, इधर से उधर करप्शन करने। एक आईएएस अधिकारी पकड़ा गया, उसके घर से 7 दिन लगे पूरे नोट गिनने में, समझ गए, इतना पैसा निकला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर कोई व्यक्ति कहाँ से एक्स्ट्रा कमाई, और एक्स्ट्रा कमाई का मतलब क्या हो, जनता का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा आप क्या कर रहे हैं, अपने जेब में भर रहे हैं। वो पैसा कहीं और लग जाता है विकास कार्यों में, गरीब दलित वर्गों के विकास में, तो देश का क्या होता है, विकास होता, उत्थान होता, और ज़्यादा अच्छे तरीके से होता। तो यही आपके लिए क्या हो गई, देशभक्ति हो गई, यही हो ना भाई। तो इस तरीके से और क्या आ सकते हैं पॉइंट, अब बताओ इसके अलावा। ईमानदारी से टैक्स भरना, है ना। हर व्यक्ति जिसको लगता है कि जिसका टैक्स पेमेंट के अंतर्गत उसकी इनकम है, तो ईमानदारी से टैक्स भरना सत्यनिष्ठा के साथ देशभक्ति का प्रतीक होगा। और अब समझ में आया, अब अपने आप दिमाग चलने लग गया होगा। हाँ ठीक है, जो भी हमारे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है आपके, जो ड्यूटीज जो भी हमारे 11 ड्यूटीज है उसको अच्छे से फॉलो करना, है ना। स्टार्टिंग में लिख सकते हो संविधान का, यहाँ पे जो है संविधान कानून का ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ पालन करना, संविधान के मूल्यों का पालन करना, है कि नहीं। आर बस कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। और हाँ, मतलब भ्रष्टाचार वगैरह की ओर लिप्त न होना, मतलब वही आ जाएगा इसमें, अपने काम की ईमानदारी से करना, उसी में डाल दीजिएगा इसको भी, कि मतलब किसी भी तरीके से करप्शन वगैरह की ओर झुकाव ना होना, है कि नहीं। हर जिम्मेदारी को, सत्यनिष्ठा का मतलब ही हुआ कि हर व्यक्ति अपने काम को क्या करे, ईमानदारी के साथ करे। जैसे मैंने कहा ना कि माउंट आबू में मैं 7 दिन रहा था, वहाँ पे लगभग 10,000 लोग रहे होंगे, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ही रहे होंगे, मेरे ख्याल से 10,000 तो कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 50,000 लोग रह रहे होंगे एक पूरे कैंपस में, कई सारे उसमें उनके रहने की जगह बनी हुई है। और वहाँ पे ना तो कोई पुलिस है, नहीं वहाँ कोई एक भी, सिर्फ गेट खोलने वोलने के लिए 1-2 गार्ड लगे हुए, बाकी अंदर कोई गार्ड वगैरह मॉनिटरिंग नहीं, मतलब वो डंडा लेके सीटी नहीं बजा रहे। हाँ, बाकी कुछ लोग हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं,
लेकिन इस तरीके से कोई पुलिस व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। एक माउंट आबू वो ब्रह्म कुमारी वाला केंद्र है माउंट आबू में जो है, वहाँ पे कहीं पर भी कोई इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लगे हुए, और लगभग 50,000 के आसपास मेरे ख्याल से वहाँ पे लोग होंगे एट अ टाइम, और वो कोई भी उसमें 7 दिन में देखा कोई किसी से जोर से ऊंची आवाज से बात तक नहीं कर रहा है। गाड़ी चलाने वाला हॉर्न तभी मारता है जब लगता है कि जरूरत है, राइट। तो वहाँ पे किसी पुलिस की ज़रूरत है ना किसी कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, हर कोई व्यक्ति वहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। और हमें अभी कहीं पे लाइन लगना हो तो क्या करते हैं, कब कहाँ से खुद काट के पहले पहुँच जाए, कोशिश यही करती है ना, हम हर किसी व्यक्ति की रहती है। ये नहीं कि लाइन से खड़े हो जाए तो पहले व्यक्ति वाला निकलेगा तो उसके बाद हमारा नंबर उसके बाद जब आएगा तब आएगा, ऐसा कोई, या लगवाना पड़ता है ज़बरदस्ती, पुलिस या गार्ड खड़े रहेंगे तब जाके डिसिप्लिन में रहते हो। रेड लाइट मौका नहीं मिलता, जब मारने को तैयार बैठे रहते हो, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा चरित्र है, और ये राष्ट्र का चरित्र कहलाता है। राष्ट्र चरित्र वर्ड आता है, जैसे खुद का व्यक्ति का नेचर है, व्यक्ति का आपका करेक्टर है, उसी प्रकार राष्ट्र का करेक्टर भी हमारे व्यवहार से क्या होता है, व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है। जापान जाएंगे तो जापान या विकसित देशों में चले जाओ तो वहाँ पे लगभग लाइन वाइन लगने हैं तो प्रॉपर वे में ही लाइन लग करके अपनी बारी का इंतज़ार हर कोई व्यक्ति करता है। लेकिन इंडिया में ऐसी चीज़ें बहुत कम दिखती है। दिल्ली मेट्रो में चले जाओ ठीक है, आपको वहाँ पे अंदर घुसने के लिए, निकलने के लिए पैर नहीं चलाने पड़ेंगे, आराम से खुद ही को अंदर घुस जाओगे और खुद ही बाहर निकल आओगे, ठीक है। इतना धक्का मुक्की होती रहती है। और जापान में चले जाओ तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने बारी का इंतज़ार करता है, जब आएगा तभी वह क्या करेगा, इंटर करता है, किसी को फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं ढकेलता है। तो हमारे व्यवहार से राष्ट्र का चरित्र भी क्या होता है, दिखाई देता है। आप टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ, फॉरेनर्स लोग आते हैं, जो वहाँ पे लोग लगे हुए, जो फ्री है उसके लिए जबरदस्ती 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये रिक्शा यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे, जबरदस्ती घुमाएंगे उसको, है ना। जयपुर में चले जाओ, इधर कई जगह पे चले जाओ, इलाहाबाद या प्रयागराज या वाराणसी, तो फॉरेनर्स लोग को जाना यहाँ से वहाँ है, अब उसको थोड़ी पता रोड किधर है, वो जबरदस्ती उसको क्या करेगा, इधर से घुमा के ले जाएगा और दूर है करके 10 रुपये की जगह 100 रुपये ले लेगा। मैं कहा गया था अजमेर, वहाँ एक, ठीक है, पुष्कर गया था, वहाँ ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर है, ठीक है। तो बड़े श्रद्धा के साथ गया था पुष्कर, बहुत पहले गया था, बहुत पहले स्टूडेंट था तब। हाँ, दुनिया में पूरे इंडिया में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही है, ठीक है। ब्रह्मा जी की पूजा वूजा नहीं करते, उसके पीछे जो भी है मिथ है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। तो वहाँ पे देखा कि सिर्फ चप्पल रखने का, जहाँ फ्री रखा जा सकता था, वहाँ पे उन लोग 100 to 500, और बेचारे लोग चुपचाप 500 लेकर के चप्पल रखवा रहे हैं अपने, ठीक है। तो सोचो कि वो, उनको लग रहा है कि हम इनको क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन बाकी लोग, उन लोग भी समझ रहे। अब उन लोग सोचते भूखे नंगे भिखमंगे लोग दे देते 500 रुपया, तो हम उनकी नज़र में क्या हुए, भिखमंगे तो हुए। वो बाहर जाके क्या बताएंगे, बाहर जाके हमारी छवि क्या बनेगी। तो ये राष्ट्र की छवि बनाने में, हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, तो अभी अच्छी छवि दिखाई देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो उतनी ईमानदारी जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देशभक्ति के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। तो ये 3-4 पॉइंट, और कोई पॉइंट आएगा बताओ। हाँ, क्या बोला उसके, ठीक है, कंसर्न का यहाँ पे शांति के साथ जोड़ देना कि हम सभी लोग जो है, हाँ, जितने भी लोग, उसको इस तरीके से डाल सकते हो कि जाति, धर्म, सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर हम जितने भाईचारे के साथ रहे, भाईचारा बना रहे, भेदभाव हटा करके जो है, भेदभाव ना हो करके क्या बना रहे, आप क्या जो है भाईचारा बना रहे, इसका प्रयास सभी लोग करें, तो ये भी देशभक्ति कहलाएगी। और आज हम क्या कर रहे हैं, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, है ना। ये कुछ लोगों, कुछ नेताओं,
कुछ धार्मिक संगठनों और कुछ बाबाओं, है ना, ये इन सब के कारण से सोशल मीडिया में जबरदस्ती पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन समझते हो? मतलब एक पर्टिकुलर विचारधारा या किसी चीज़ की ओर झुकाव हो जाना, इस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं के गुट बन जाते हैं, उसको पोलराइजेशन कहेंगे। तो एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बन भी रहा है, उसके कुछ कंसिक्वेंसेस दिख भी रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जैसी माहौल जो बन रहा है उससे आने वाले समय में ये हिंदू मुस्लिम टकराव होना ही होना है, हिंदू मुस्लिम टकराव होना ही होना है, क्योंकि ये इस तरीके से माहौल ही बना रहे हैं जबरदस्ती। और जनता में इतनी समझ है ही नहीं, जनता में इतनी समझ है ही नहीं, आम लोगों में इतनी समझ है नहीं कि पॉलिटिकल नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, बाबा लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम का यूज कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ घटना होती भी है तो उसको सिर्फ एक कानून व्यवस्था फेल का दर्जा दो, हिंदू मुस्लिम बीच में क्यों ले आते हो कि हिंदू ने किया तो मुस्लिम ने किया तो ये किया। यदि कहीं पे लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, कहीं पे कुछ असामाजिक गतिविधियां हो भी गई, तो उसको हिंदू मुस्लिम में लाने की क्या जरूरत है? सीधा आपके जो कानून व्यवस्था का मुद्दा ना करके आप उसको हल कर सकते हो ना। जो भी हो रहा है दुनिया में या इंडिया में अभी जो है, तो ये आगे चल करके कहीं ना कहीं ये बड़े फिर से वही फूट डालो राज करो की नीति, तो इससे हमारा देश कमजोर होगा। हमारा देश क्या होगा आपका जो है, कमजोर होगा। हमारी मजबूती तभी में है जब हम एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे आपका अदर धर्म हो। जब तक सभी धर्मों के लोग, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिल करके नहीं रहेंगे तो देश कमजोर होगा, और उसका कमजोरी का फायदा बाहरी ताकतें भी उठाएंगी। पॉलिटिकल लीडर्स और बाबा हैं जो पांचवी पास भी नहीं होंगे, गधे लोग, ठीक है। कुछ ऐसे बाबा है जो पांचवी पास भी ठीक से नहीं होंगे, 10वीं पास भी ठीक से नहीं होंगे, 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, 2-4 वेद पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ के रट लिए, और रटे हुए तोड़ते के समान क्या करते रहते हैं, बकते रहते हैं ना। शस्त्रों की समझ उतनी नहीं होगी, बस वो है कि रट लिया 2-4-5 पॉइंट, और इस तरीके से वो देश में कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करते हैं आप क्या जो है। और पॉलिटिकल लीडर्स जानती हो तो अपना वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, है ना। पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, और इसका बड़ा परिणाम आंतरिक अशांति भी बढ़ेगी और बाहरी लोग फिर इसका फायदा उठाएंगे। ये भोली भाली जनता नहीं समझ रही है। अब मुस्लिम वर्ग नाराज हो रहा है तो उसको कोई भड़काने वाले भी मिलेंगे बाहर से, जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है। यदि हमारी एक्टिविटी से मुस्लिम वर्ग नाराज हो रहा है या मुस्लिम वर्ग के कारण हिंदू वर्ग नाराज हो रहा है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। तो एक जो प्रशासक, आप लोग जब काम करोगे तो सीधी सी बात कानून व्यवस्था के रूप में उसको देखोगे, लेकिन उसको पोलराइजेशन करके कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश की जा रही है, देश, इससे देश की एकता कहीं ना कहीं कल के दिन में और ज़्यादा बाधित होगी, है ना। आप कह सकते हो पर्टिकुलर जो है वोट बैंक के लिए इन लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका नुकसान दिखाई देगा और अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, एनीवे, इसके अलावा और कोई पॉइंट हो सकता है कि देश में जितने भी हमारे भेदभाव है वो सभी प्रकार के हम भेदभावों को क्या करें, खत्म करें और भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के शांति के साथ बढ़ावा दे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है देशभक्ति का प्रतीक होगा। और क्या पॉइंट हो सकते, सोचो भाई। हाँ, समझ गए ना। ये सेना में जाने के पश्चात क्या होते हैं, वो सिर्फ इंडियंस होते हैं, हिंदुस्तानी सेना होती है, भारतीय सेना होती है। अरे बस समझ में, वो ना किसी पंजाब का होता है ना हरियाणा का होता, इसलिए उसके पर्टिकुलर ग्रुप के आधार पे नाम देते हैं, गोरखा सेना, ये सब वो अलग है कि उनके आधार पे नाम दे देते हैं, एक अलग पहचान आइडेंटिटी देने के लिए। बट वो सबके सब क्या होते हैं, इंडियन आर्मी होते हैं। आ रही बस समझ में। तो वही इस एकता को बनाए रखने के लिए हम सबका प्रयास देशभक्ति कहलाएगी। आ रही बस समझ में।
क्या? ठीक है, तो ड्यूटीज में जितने हमने ड्यूटीज में डाल देंगे कि सब हमारे लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो इन ठीक है ड्यूटीज को फॉलो अच्छे से फॉलो करेंगे तो देशभक्ति में अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? इसके अलावा और कुछ आ सकते हो, महिलाओं के कंटेक्स्ट में डाल सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान पुरुष के बराबर देशभक्ति का प्रतीक कहलाएगा। अभी भी हमारे पास क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। आ रही बात समझ में? तो महिलाओं के साथ भी एक आध पॉइंट डाल सकते हो देशभक्ति के रूप में कि हम समाज के 50% जो वर्ग है उसको जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रॉपर सम्मान दे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर किसी की हो, है कि नहीं? आखिर में मैंने कहा ना, अपराध करने वाले उनका हौसला क्यों बढ़ता है? क्योंकि बाकी जो जनता है वह शांति से क्या देखते रहती है, तमाशा देखते रहती है। कि खुले सड़क में एक बच्ची को कोई चाकू गोद के चला जाता है और जनता आम देख करके क्या इतने सारे लोग मिल करके एक चाकूबाज को हटा करके उसके बचा नहीं सकते थे? कई सारे दिल्ली में हुई थी ना घटना, दिल्ली में कई सारी घटनाएं आपके सामने आती ही रहती है। तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं किसके कारण से है कि हम इनसेंसिटिव हो गए, जनता इनसेंसिटिव हो गई है, मैनू क्या, है कि नहीं? लेकिन वो भी तो किसी की भाई, किसी की बहन, किसी कुछ ना कुछ रही होगी आपकी जो है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को जो है सही पहचान देना, सही जगह देना, देशभक्ति के कंटेक्स्ट में इसको जोड़ सकते हो। और कुछ पॉइंट्स आ रही बस समझ में? तो अब समझ में आया? क्वेश्चन इजी था आपका, आराम से लिख सकते थे, लेकिन इसको मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन को समझना है और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स पहले से सोच लो और उन पॉइंट्स को फिर इलेबोरेट करो। पहले तो पॉइंट्स ही दे दो ताकि आंसर में चीज़ें क्या हो सके, आपका क्लियर कट सामने वाले को दिख जाए। तो यहाँ पर पहले पॉइंट दे देना था, उसके बाद उसको एलिब्रेट कर देते ताकि सामने वाला पॉइंट पढ़ के समझ जाएगा कि आपने समझ लिया क्वेश्चन, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत वहाँ पे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये जैसे ये क्वेश्चन आया और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, तो तर्क में फिर एक्सप्लेन कर देंगे आपका जो क्या तात्पर्य है। तो कुछ पॉइंट्स दे दिए पहले और फिर उस पॉइंट को समझाते हुए पक्ष में तर्क देते हुए समझा देना था। तो आराम से 150 वर्ड 250 वर्ड भी लिखना हो तो आराम से 4-5-7 पॉइंट निकाल लिया हमने जो देशभक्ति के कंटेक्स्ट में। यही हुआ ना, देशभक्ति यही कहलाएगी, आम नागरिक के लिए देशभक्ति का मतलब यही हुआ है ना। किसान को भी जोड़ सकते हो, किसान है, किसान अपना काम ईमानदारी से करे। आज की डेट में क्या हो रहा है, दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है। हर व्यक्ति वहाँ पे हमने डाल दिया, हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति आ जाएगा, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, चाहे फल फूल सब्जी बेचने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति अपना काम जिम्मेदारी से करे, सत्यनिष्ठा के साथ करे। आज कई जगह पे करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर भी हो रहा है आपका जो कोई दूध मिला करके बेच रहा है, कोई कई सारे अभी तो छोटे छोटे से बड़ा कई सारे कांड न्यूज में आ रहे हैं आपके जो। तो यहाँ पे कोई भी ईमानदार रहने को, ऑटो चलाने वाला ईमानदारी से ऑटो चलाए, 10 की जगह 100 न ले, समझ गए ना भाई? तो हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे, सत्यनिष्ठा से करे, वही उनके लिए देशभक्ति है। उसके लिए समाज देश क्या बोलते हैं, आपका युद्ध में लड़ना ही देशभक्ति नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से अपना काम को करे, वही आपकी क्या कहलाएगी, देशभक्ति कहलाएगी। आ रही बात समझ में? तो आंसर राइटिंग में आज हमने एक ही क्वेश्चन लिया है ताकि आराम से आप लोग समझो। पहले तो एक साथ कई सारे करेंगे तो दिमाग से निकल जाता है। तो क्वेश्चन को पहले समझना है, पूछना क्या चाह रहा है, और टू द पॉइंट। इधर उधर फालतू कहानी लिखने का टाइम नहीं होता हमारे पास, नहीं जगह होती है। तो जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको डाल देना है। तो बाकी कल और देखेंगे लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते, आधुनिक काल में उसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो इसको फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए रिवीजन करके आना, थोड़ा सा पढ़ के आओ, है कि नहीं? तो जितने आए हुए क्वेश्चंस है उसमें से सभी को एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो फिर उससे क्या होगा, पढ़ा हुआ समझा हुआ होने के बावजूद भी आंसर नहीं लिख पाते हैं तो वो समस्या का सॉल्यूशन होगा। लेकिन उसके साथ साथ लिखना भी है खुद जा करके, है ना। जैसे अब ये बता दिया तो इसको अब अपने हिसाब से आंसर पॉइंट नोट कर लिया, अब जाके खुद से लिखो भी उसको,
थोड़ा सा कोशिश करो कि कैसे 250 वर्ड में लिखना है ना। कुछ लोगों ने अच्छा समझा है। राहुल तुम्हारा आंसर अच्छा था, राहुल का ठीक था, समझ गए थे। कई लोग, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन एक दो लोग ने जो लिखा है आंसर, राहुल का पढ़ा था मैंने, राहुल का याद अच्छे से लिखा है ना। हालांकि पॉइंट्स कम होंगे, एक दो पॉइंट्स तुमने डाला था, तो अब समझ में आ गया और अच्छे से कैसे लिख सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर। तो जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जाके एक बार दोबारा पढ़ो कि तुम लोगों ने क्या लिखा था और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। और एकदम कम शब्दों में ही लिखना है, पॉइंट जरूर दो उसको, पहले पॉइंट ही बता दो। जिससे हमने 5 पॉइंट बनाए, उस पॉइंट को इलेबोरेट करो, है ना। उसके बाद इस पॉइंट को क्या करो, आपका पहले पॉइंट ही दे दो कि असैनिक या असैन्य नागरिकों के लिए देशभक्ति का मतलब तात्पर्य ये होना चाहिए। 5 पॉइंट दे दिए। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट लेकर के क्या करो, आप पैराग्राफ बनाते हुए इलेबोरेट कर दो, तर्क दे दो, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। आगे बस समझ में। और आप लोग प्रशासक बनने वाले हो तो प्रशासक वाला पॉइंट जरूर डालना। यदि प्रशासक जो है, प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ करे, तो डेफिनेटली देश के हर क्षेत्र में क्या होगा, आपका विकास होगा, हर वर्ग का विकास होगा। लेकिन अभी 90% लोग करप्शन में लिप्त है, 10% होंगे ईमानदार, बाकी 90% लोग तो करप्शन में लिप्त है। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से करके आंसर लिखने हैं। अब लिख लोगे आराम से पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जाके सोचो फिर से।